हाँ ठीक है. सो आई एम नॉट एबल टू कमेंट ऑन ब्लैक होल कि ब्लैक होल में क्या होगा. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल वर्ड जहां तक हम लोग पहुंच सके हैं. जो जी का वैल्यू है दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स. यूनिवर्स में किसी भी जगह पर अभी तक जी का वैल्यू वेरी नहीं किया है, दैट इज कांस्टेंट. और इसका जो वैल्यू होता है ये आपको याद रखनी पड़ेगी, दैट इज 6.67 into 10 raised to power minus of 11. याद रखिएगा, हियर इट इज माइनस, मैं बार बार बोल रहा हूं, हियर इट इज नेगेटिव टर्म 10 raised to power minus 11. minus 11 का मतलब क्या हो जाता है, 6.67 डिवाइडेड बाई 10 raised to power 11. माइनस का मतलब हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई 10. व्हाट इज न्यूटन मीटर एनएम स्क्वायर केजी स्क्वायर मतलब. शिखर अनम्यूट करके बोलिए, मुझे नहीं समझ में आया क्या है. और इसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी द न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. दैट विल बी द यूनिट ऑफ जी. अब नैनोमीटर स्क्वायर लिखे हो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखे हो ये मुझे नहीं पता, पर मीटर स्क्वायर अगर लिखे हो तो मीटर स्क्वायर हो जाता है. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर का मतलब ये हो गया. अगर एन फॉर कैपिटल एन लिखे हो तो दैट विल बी द न्यूटन. इसको हम लोग यही लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका मतलब यही होगा. पर मतलब डिवाइडेड बाई. ओके शिखर, चलिए ये हो गया जी का वैल्यू. इसके बाद आज हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले थे, वो न्यूमेरिकल अपन लोग करते हैं. इसके बाद हम लोग करेंगे, देखेंगे कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना. तो एक न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करते हैं, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बढ़िया से क्वेश्चन. चलिए मान लेते हैं दो आदमी है ना, और दोनों एक दूसरे से करीब, चलिए आदमी हो गए. इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है लगभग 2 मीटर है ना. और एक इंसान का जो वजन है ये है, नॉर्मली ये 50 केजी का होता है, बच्चा है. और एक इनका जो है ये लगभग 80 केजी के आसपास है ना, खाते पीते घर के हैं. सो व्हाट विल बी द force of gravitation between two men. दोनों आदमी के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है. सो कोशिश करिए सॉल्व करने का, बन जाएगा. क्वेश्चन आसान है, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है और आंसर लेकर के आना है. तो ट्राई करिए फटाफट जल्दी. ऑफ कोर्स मास है, मास है. अच्छा फॉर्मूला में जी m1 इंटू m2, m1 मास होता है कि वेट होता है. Fg इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर में m क्या होता है, मास होता है या वेट होता है. मास, ठीक है. तो फिर ये मास है, वेट नहीं है. चलिए बताइए. जल्दी जल्दी आंसर. 6.67 into 10 raised to power minus of 11. क्या हो गया, 6670 लिखा हुआ है. अच्छा क्या, अनुष्का फिर से कैलकुलेशन करिए. आई थिंक समवेयर यू डिड मिस्टेक.
रीट्राई करिए कैलकुलेशन। आया क्या? बहुत आसान है, अभी तक आंसर नहीं आया किसी का। अंशु, फराज, शिखर, शुभम, विनायक, आयुष, ओके। 10⁻⁻10, ऐसा क्यों? शिखर का आया 2501 इंटू 10⁻⁻1 -11। अच्छा, लेट्स टेक इट अप। चलिए देखते हैं। The force due to gravitation होगा Fg, that will be Gm1 m2 divided by r square। G का वैल्यू हो जाएगा 6.67 into 10⁻⁻11। मास का हो जाएगा 50 गुना 80 बट्टा में r स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6.67 into नीचे का नहीं दिखाई दे रहा। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में दिखाई दे देगा। 400 बटा 4 कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 667 गुना 10⁻⁻11, या बोल सकते हैं 6.67 into 10⁻⁻8। दिख गवा 6.67 into 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाई 100। सही है क्या? नहीं, एक जीरो और आएगा ना, ये हो जाएगा 60 ठीक है। अनुष्का का सही है, अनुष्का का करेक्ट है। ओके, गलती से मिस्टेक हो गया शिखर, अगले बार से मत करना। चलिए, सबको समझ में आ गया? ये दूसरा क्वेश्चन करें। आंसर है 660 इंटू 10⁻⁻11। 6670 10⁻⁻11। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, नीचे 4 क्यों है? नीचे 4 इसलिए है क्योंकि G का वैल्यू था कितना 6.67। फिर से रिपीट कर देता हूं, फराज का कहना है रिपीट कर दीजिए। 50 गुना 80 बटा में R का वैल्यू कितना लेंगे 2 का स्क्वायर। R क्या था 2 मीटर। 2 क्या था, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। 2 था ना, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया फराज। ओके, चलिए ऐसे ही पूछते रहे करिए, बताते रहा करिए, तो पता चलता है क्लास में हो, अदरवाइज ऐसा लगता है सब सो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा सा सिंपल सा छोटा सा। फाइंड फोर्स बिटवीन, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ कोर्स। फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू proton if they are separated by 1 मीटर। अब इसमें से कितने लोगों को पता है मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन? पता है क्या? प्रोटॉन का नाम सुने हो कभी? जी,
प्रोटॉन का नाम सुने हो? पीला कलर का होता है। हाँ, वो नहीं बोल रहा है। जब तक बोलोगे नहीं तब तक बताएंगे नहीं। हाँ तो बोलेगा सर, गूगल करने पे लगे हुए हैं। हाँ देखो सुबह आया गूगल करके। 1 इतना याद करके रखा है सुबह। 1.672619 इंटू 10⁻⁻27, इतना मुझे भी नहीं याद है। हाँ केजी। तो बस हमें याद रखना रहता है मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू केजी। दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। तो हम लोगों से पूछा गया है कि व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इफ दे आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर। कर सकते हैं क्या? एक बार हाँ ना बोलिए और लग जाइए करने में। कर सकते हैं। अगर दो प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो जाए, लेट्स ट्राई। ओके, ट्राई करिए, आंसर बताइए, देखते हैं कितना आता है। हो गया क्या? पावर का मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन, ये सब आने चाहिए। प्लीज साइड, हमें क्यों साइड करा रहे हो आयुष? हमारे पास डेटा अवेलेबल है। आया क्या? बताऊं क्या? चलिए सॉल्व करते हैं। मान लीजिए दो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन यहाँ पर है, इसका मास ऑफ प्रोटॉन है मान लीजिए mp। अच्छा आंसर आई हुआ 18 इंटू 10⁻⁻65। बाप रे बाप, बहुत है। हो सकता है आया होगा, कोई डाउट नहीं है। तो एक प्रोटॉन यहाँ पर है, दूसरा प्रोटॉन यहाँ पर है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है कितना? 1 मीटर। कैलकुलेशन के लिए मैंने 1 मीटर ले लिया था ताकि आसान हो जाए, ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, वो हो जाएगा g इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। दो मास ऑफ प्रोटॉन है तो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, है ना। तो g का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर दिया गया है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, तो ये तो 1 ही रह जाएगा। तो अभी अपने पास क्या आना चाहिए? इनके बीच का डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन। तो 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67। अब ये आप लोग हमें बेहतर बता सकते हैं, किसी का 11 आया है, किसी का 18 आया है, पता नहीं इन दोनों में से सही कौन सा है। 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 1.67 इंटू 1.67। अगर ये हम लोग करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 18.26, मतलब 18 के आसपास। आई थिंक शिखर का लगभग उतना आ रहा है ना।
तो अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करें ये और ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 18.6 के आसपास, और 10 raised to power minus of 11 into 10 raised to power minus of 27 into 10 raised to power minus of 27, चूंकि बेस सेम है सबका तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 27 प्लस 27 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 54, और माइनस ऑफ 54 प्लस 11 यह कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू द 65। तो कुल मिला जुला करके शिखर का आंसर सही आता हुआ नजर आ रहा है, 10 raised to power minus of 65, it will be correct answer। अंशु कहाँ मिस्टेक हो गया, प्लीज चेक योरसेल्फ। आयुष 10 raised to power minus 65 1.8, अच्छा ठीक है चलेगा, ये भी चलेगा, 1.8 into 10 raised to power minus of 64। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस आप लोगों को पता है लगभग कितना है? हाजी, अर्थ और मून का डिस्टेंस ऑलमोस्ट हम लोग मान लेते हैं 4 लाख किलोमीटर, है ना। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग यही कैलकुलेट करेंगे। फाइंड gravitational force between Earth and, हमें निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। यस शुभम, दैट इज अप्रोक्सीमेट 84,400 किलोमीटर, है ना। तो ये आप लगभग कह सकते हो दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टू सरफेस। ओवरऑल लेने पर या कैलकुलेशन थोड़ा अपना आसान हो जाएगा, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो अर्थ है और जो मून है इनके बीच का जो सेंटर डिस्टेंस होगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेट 4 लाख किलोमीटर। ओके, 4 लाख किलोमीटर ये हमने एज्यूम कर लिया है। बाकी बताइए, व्हाट विल बी द मास ऑफ अर्थ एंड व्हाट विल बी द मास ऑफ मून? मास ऑफ मून बताइए कितना है, पता है आप लोगों को? मास ऑफ अर्थ है अप्रोक्सीमेट 6 into 10 raised to power 24 kg, और मास ऑफ मून इतना ही करीब 7 into 10 raised to power 22 kg। आई थिंक 7 into 10 to power 22 है, लगभग ऐसा कुछ है। सो ये केजी में है, ये भी केजी है। इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है, इसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑन अर्थ। ये अर्थ है, ये है चंदा मामा। तो फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून, और इस पर इसके ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे कि फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ। तो कोशिश करिए सॉल्व करने का। द ग्रेविटेशनल फोर्स 22 ही है ना, हाँ यहाँ पर कितना है, 7 है क्या? मुझे याद है कि शायद 7 ही था। जी हाँ, 7 है। सो फाइंड आउट करिए व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। ओके, सो नॉट एग्जैक्टली, टेक इट रफली 7.346 की जगह आप 7 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कहाँ अभी साइंटिस्ट बनना है, कौन सा अभी एक चंद्रयान भेजना है, हाँ? हम लोग तो रॉकेट भी
खरीद के लाके छोड़ते हैं दीपावली के दिन, बनाते कहाँ? बनाते हो कभी रॉकेट बनाया हो? कहाँ बनाओगे? चलो सुबह झूठ काय को बोलते हो? नहीं छोड़ते, नहीं बनाते। सर छोड़ते हैं, बनाने नहीं आता है, ऐसा बोलो। चलो अच्छी बात है, नहीं छोड़ते हो तो। ओके आयुष, आंसर कितना आ गया? 7 इंटू 10⁻46। ओके अच्छी बात है, लेकिन एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना। एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जो रॉकेट हम लोग छोड़ते हैं वो कौन से न्यूटन के कौन से लॉ पे हम लोग को ये वर्क करता है? ओके आयुष, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही है, तो अप्रोक्सीमेट इनका जो वैल्यू आ रहा है 7 इंटू 10⁻46, मतलब ऑर्डर से है, 7 से नहीं है। यहाँ पर 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। कहाँ हम लोग बात कर रहे हैं 10 पर 46 जीरो, वहां अगर 7 8 अगर एक दो ऊपर नीचे हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ अब ये डिफरेंस आया, देखो शिखर का आंसर आया 10⁻25 और आयुष का आंसर आया 10⁻46। हियर इट इज अ वेरी लार्ज डिफरेंस, मतलब मैथमेटिक्स में इशू क्या हो गया? हाँ सुनो, करेक्ट। तो हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं, नॉट यूजिंग बारूद, बाय अदर मींस। रॉकेट जरूरी थोड़ी है कि बारूद से ही बनाया जाए, हम लोग वाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दूसरा गैस को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसा सोचिए जो बॉटल के अंदर भर दिया जाए, उसको जला दिया जाए, फिर बहुत ज्यादा धुआं एक साथ में जनरेट हो। एक मूवी बताऊंगा आप लोगों को, हॉलीवुड, देखिएगा कभी फुर्सत मिले तो। इसका कुछ आंसर आया? दो आंसर आया अभी तक, 10⁻25 एंड 10⁻46। एनीवन एल्स? कोई और है? फराज, शुभम, विनायक, अनुष्का, अंशु? हाँ जी, 10⁻20। अब ये नया आंसर है, चलिए फिर मुझे ही करना पड़ेगा। 4 लाख किलोमीटर, पहले तो इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर में। अंशु का है 10⁻29, शिखर का है 10⁻25। ओके, सबसे पहले जो मेरा कहना है वो ये है कि 4 लाख किलोमीटर को आप बदल दीजिए पहले मीटर में। पहले तो लाख को बदलिए ऐसे ही, ये कितना लिखेंगे? 4 इंटू 10⁻5 किलोमीटर, है ना? अब इसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻8 मीटर। ये इतना वैल्यू आ गया, है ना? चलिए, अगर ये हमारा सेंटर डिस्टेंस है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? Fg इज इक्वल टू g 6.67 इंटू 10⁻⁻11, g का वैल्यू लिखा, m1 इंटू m2 मतलब मास 1, तो 6 इंटू 10⁻24 इंटू 7 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय
4 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर, इसको हमें सॉल्व करना है ना। थोड़ा सा आउट ऑफ द पावर हो गया है, चलिए इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, ये जो 10⁻24 है और 10⁻22 है, अगर इसमें से 10⁻11 को 11 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 6.67 इंटू 6 इंटू 7, ये हो जाएगा 42 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻20 sorry 10⁻11 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10⁻−16 माइनस को प्लस 16, ठीक है, ये आ गया 10⁻52 आ रहा है इसका लग रहा है भाई। चलिए देखते हैं। सो 24 में से 16 को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 8 24 है ना, लगभग आ जाएगा 10⁻8 के बराबर। ये हो जाएगा 6.67 इंटू 42 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻11। ओके, अब देखिए बेस सेम है, इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पावर आपका ऐड हो जाएगा, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 6.67 इंटू 42 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10⁻22। एक तो ये कंफर्म हो गया कि आपका जो आंसर आएगा वो 10⁻22 के ऑर्डर का आने वाला है। अब रह गया ये वाले टर्म का सॉल्यूशन निकालना, 6.67 इंटू 42 डिवाइडेड बाय 60। सो इसका अगर अप्रोक्सीमेशन अगर हम लोग करें, एक तो मेथड है कि आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए, एक मेथड है कि आप लमसम वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो अगर हम लोग 16 से 42 को डिवाइड करने जाएं तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेट 16 2 जा 32 है ना, और 16 2 जा 32 बच जाएगा 10, 16 6 जा 96, 2.6 के आसपास यहां से वैल्यू आ जाएगा। 2.6 बोले तो 2.5 अप्रोक्सीमेट में निकाल रहा हूं, एग्जैक्ट में निकालने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। और 6.67 को अप्रोक्सीमेट 7 लिख सकते हैं, तो 7 का हाफ हो गया 3.5 और 2 हो गया 14, मतलब 17.5, लगभग ये 18 के आसपास आ जाएगा। 17.5 इंटू 10⁻22 सीकर का आ रहा है, पर आई थिंक वो 25 नहीं होकर के 20 होना चाहिए शिखर। 17.5 के आसपास आ रहा है, बट दैट इज 10⁻20। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, है ना। पावर का मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइडेशन, यहां पर आप लोगों ने मिस्टेक किया है शायद। पहला तो आप लोगों ने ये किलोमीटर को मीटर में नहीं कन्वर्ट किया है, इन्होंने भी गलती किया है। तो आपको मीटर को किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने आना चाहिए, है ना। तो पहले तो लाख को कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल साइंटिफिक टर्म में 10⁻5। 1 लाख में कितना 5 शून्य होता है ना एक पे, 10⁻5 हो गया। अब किलोमीटर को बदलेंगे तो 10⁻3 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻8 मीटर। ठीक बा, यस नो बोलो, समझ में आया क्या? ओके ओके, शुभम शिखर बाकी लोग समझ गए? चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी में, यही सेम बताइए। ये जो फोर्स आया फराज नहीं हो सकता है, ना 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 ना, ना। ऐसा गलती कभी मत करना, किलोमीटर में कभी आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा एसआई यूनिट है वो है मीटर। अब केजी की जगह ग्राम में निकाल सकते हैं क्या आंसर? नहीं निकाल सकते। जब भी चाहिए हमारा मास केजी में ही चाहिए, जो हमारा मीटर है, जो डिस्टेंस है वो हमेशा हमें मीटर में ही चाहिए। ऐसा गलती कभी ना करना। ओके,
अब देखिए जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो फोर्स आया, जो भी वैल्यू हमारा निकल के आया, आप लोग हमें बताइए कि क्या ये फोर्स अर्थ के द्वारा मून पर लगाया गया फोर्स है या मून के द्वारा अर्थ पर लगाया गया फोर्स है? डिफरेंस समझ में आया मेरे क्वेश्चन में? मैं ये जो फोर्स का वैल्यू आया, ये मैं पूछ रहा हूं कि ये किसके बीच में है? ओके, अर्थ ने लगाया है मून के ऊपर, ऐसा शिखर का कहना है। तो शिखर है, अच्छा बाकी लोग का भी रिस्पॉन्स आ जाने दीजिए। अगम्य आ गया, इतना लेट क्यों आया अगम्य? अगम्य दोनों पर दोनों ने लगाया। ओके, शुभम का कहना है, ठीक है। आयुष का कहना है अर्थ ऑन मून। चलिए, कौन सा दूसरा क्लास कर रहे थे? कौन सा दूसरा क्लास? शुभम का कहना है बोथ। चलिए, आई होप ये दोनों ठीक है ना? जिन्होंने भी कहा कि अर्थ के द्वारा मून पर, या जिन्होंने कहा कि मून के द्वारा अर्थ पर, ये करेक्ट है, बट साथ में ये भी करेक्ट है, एक साथ में ये भी करेक्ट है कि जो फोर्स अर्थ ने मून के ऊपर लगाया है वही फोर्स मून भी अर्थ के ऊपर लगाएगा, है ना? ये कहना कि ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ के द्वारा मून पर लगाया गया, या सिर्फ ये कहना कि ये फोर्स सिर्फ मून के द्वारा अर्थ पर लगाया गया, ये गलत है। दोनों ने सेम फोर्स लगाया है एक दूसरे के ऊपर, करेक्ट? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यस, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर लगाया, और दोनों का जो वैल्यू है, फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून एंड फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। दैट विल बी द approximate 17.5 into 10 raised to power 20। आयुष, हाउ का मतलब अब आप मुझे बताइए। हाउ नहीं, खुद कैलकुलेट करो, आपके हिसाब से क्या है? आयुष अनम्यूट करो, फिर डिस्कशन करते हैं, लेट्स हैव अ डिस्कशन, फिर पता चलेगा। यस सर। हाँ बताइए, आपके हिसाब से क्या है, क्या होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से अर्थ सर मून पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, चलिए तो अब मेरे हिसाब से कैलकुलेट करके देखिए, व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन मून एंड अर्थ? फार्मूला कौन सा होगा? बताओ बताओ, मून एंड अर्थ के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे? नो आइडिया। जो मून अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएगा वहां पर भी तो फार्मूला यही लगेगा ना, Gm1m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। या कह ले कि अर्थ मून के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो यहां पर भी फार्मूला वही लगेगा, Gm1m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। आया ना? तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो दोनों जगह सेम है, फार्मूला दोनों का सेम है, डिफरेंस दोनों में क्या है? डायरेक्शन। मून के ऊपर जो अर्थ के ऊपर जो मून फोर्स लगा रहा है, इसका डायरेक्शन अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो मून के ऊपर लगाया गया अर्थ के द्वारा फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा, ठीक है? यस सर। हाँ, अगर मैं अभी आते आते कैसे सब कुछ समझ में आ जाएगा? अभी आए हो, नाश्ता पानी करो, थोड़ा ठंडा हो, समझ में आएगा धीरे धीरे। हाँ चलिए, हाँ सीकर बिल्कुल सही। अगर मून जो फोर्स लगाता है इसके कारण ही हाई टाइड एंड लो टाइड आता है। तो मेरा ये क्वेश्चन पूछने का पीछे का जो रीजन यही था कि अभी हम लोग थोड़ी देर में प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे उसमें ये टर्म आएगा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, है ना? जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है वो इक्वल एंड अपोजिट लगता है। इक्वल तो लग रहा है
दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये हम लोगों को हेल्प करेगा जब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर है सबको? किसी को डाउट है क्या? चलिए ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। ये तो हो गया, अभी हम लोग बहुत लंबा लंबा फेंक दिए है ना, मून और अर्थ की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन के बीच की बात कर रहे थे, बहुत लंबा लंबा हम लोग फेंक दिए। अरे हम लोग छोटी सी बात करते हैं। देखो ये हो गया अर्थ, कोई बता सकता है अर्थ का रेडियस कितना होता है? अर्थ का रेडियस कितना है? ब्लैक होल के बारे में पता करते हैं, सिंगुलरिटी की बात करते हैं, और खुद के अर्थ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। सब नेट पर ढूंढ ढूंढ के बता रहा है सब। 6378.1 सब नेट पर खोजे। जो 6378 है इसको अप्रोक्सीमेट हम लोग बोलते हैं 6400 किलोमीटर, है ना। द रेडियस ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेट 6400 किलोमीटर फॉर कैलकुलेशन पर्पस, है ना। देखो मशीन का इस्तेमाल उतना ही करिए जितना अच्छा लगे। बिल्कुल, इंसान ने तो बहुत सारी चीज बनाई है, फिर पढ़ना ही क्यों है? जब सब गूगल ही करना था तो पढ़ने की जरूरत क्या है? अच्छा, गूगल को बनाया कौन, ये बताओ शुभम। गूगल को किसने बनाया? इंसान ने, बिना पढ़े बनाया। अगर गूगल नहीं था तो लोग किसके पूछते थे? अच्छा, लैरी पेज ने गूगल बनाया, ठीक है। हाँ, जो भी है बनाया इंसान ने, है ना। गूगल को सिखाता कौन है? इंसान। तो क्या गूगल पर देने वाली सारी चीजें सब कुछ सही है? नहीं ना। जो इंसान बताता है वही गूगल बनाता है। अगर इंसान पढ़ना लिखना छोड़ दे तो गूगल कुछ नहीं बताने वाला, खुद से तो कुछ नहीं बताएगा, है? और इंसान गूगल को तभी बताएगा जब उसको खुद आता है। और तुम तो खुद गूगल से पूछ रहे हो, तुम गूगल को क्या बताओगे? कुछ नहीं। गूगल से तभी पूछिए जब आपकी जरूरत है, अदरवाइज अगर एक बार लाठी के सहारे लग गई आदत तो जिंदगी भर गूगल गूगल करते रह जाओगे। और जब एग्जाम में बैठना होगा ना, जिस दिन IIT JEE और नीट का जो सपना अगर देख रहे हो, उस दिन भी तुम्हें लगेगा कि काश गूगल यहाँ पर होता, हम ढूंढ के बना लिए होते। हाँ, इसलिए आदत छोड़ दीजिए गूगल करने का। नहीं आता है कोई बात नहीं। यस शुभम, सही बात है। हमारे ब्रेन में है, टेक्नोलॉजी है जो हमारे ब्रेन में भी डाला जा सकता है, चिप फीड किया जा सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल क्रिटिसाइज आप कर भी नहीं सकते ना। गूगल का यूज आप अभी करने के लायक नहीं है, जरूरत नहीं है आपको, है ना। क्योंकि ये जो ब्रेन है आपका, आप इसको जितना आप लॉजिकल रखेंगे ये उतना ज्यादा वर्क करेगा। आपको पता होगा शायद, गूगल में आप ये भी पढ़े होंगे कि इंसान अपने ब्रेन का सिर्फ और सिर्फ
1% to 3% ही इस्तेमाल कर पाता है, 100% इस्तेमाल नहीं कर पाता है। 100% तो छोड़िए, 10% भी नहीं कर पाता है ना। तो आपका ब्रेन जितना कैपेबल है उतना गूगल भी नहीं है, पर हम लोग यूज ही नहीं करना चाहते, मेहनत ही नहीं करना चाहते, है ना। तो हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप गूगल को उतना ही यूज करिए जितना रिक्वायरमेंट है, और अभी तो यूज ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि अभी आपको इसको यूज करना है। वो 3 इडियट में बोलता है, दीज आर कॉल्ड अनयूज्ड ब्रेन। आपको ऐसा ब्रेन नहीं बनाना है जो कि अनयूज्ड हो, जिसका कभी यूज में नहीं आया। गूगल आपको गाड़ी चला के थोड़ी देगा, है? या गूगल आपको थोड़ी बताएगा कि घर में अचानक आग लगता है तो क्या किया जाता है, नहीं बताता है। ये अपना खुद का ब्रेन है, यही काम करता है उस समय। रोड पर कोई गिर गया अपना, उस समय गूगल थोड़ी करेंगे कि हाउ टू मेक बैंडेज या हाउ टू गिव फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, व्हाट टू डू, माय फ्रेंड इज फॉलिंग फ्रॉम हिज बाइक। ये गूगल बताएगा क्या? नहीं बताएगा। और ये आपको भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने जिंदगी भर तो वही किया है, गूगल। ब्रेन का तो यूज ही नहीं हुआ है कभी, कि अपना खुद का भी ब्रेन काम करेगा कि इसको उठा के लेके जाकर हॉस्पिटल जाए या क्या करें। कौन सा सौरभ, कौन सा मीथ है ये भी बता दो। अच्छा, क्या क्या लिखा गया है? क्या लिखा है आपके गूगल बाबा ने? चलिए, विल डिस्कस आफ्टर दिस क्लास, है ना। विल डिस्कस अबाउट इट, है ना, कि आपके गूगल बाबा क्या लिखते हैं और क्या फैक्ट है। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। हमारा काम है आपको बताना, है ना। उसको ग्रास्प करना, नहीं करना, ये मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। अगर आप मानते हैं ये मिथ है तो ये भी एक मिथ है कि आप मान रहे हैं कि ये मिथ है ना। पर हम तो यही मानते हैं, और ये सही भी है। जो हमारा ब्रेन कर सकता है वो कंप्यूटर नहीं कर सकता। इस बात पर हंसना है, ये डिसाइड हम करते हैं, कंप्यूटर नहीं कर सकता। अभी तक तो नहीं कंप्यूटर कर पा रहा है, तो आगे तो भगवान जाने, है ना। किस बात पर रोना है ये कंप्यूटर नहीं कर सकता है ना। तो लेट्स सी कंप्यूटर क्या क्या कर पाता है। सो अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, और यहां पर कोई एक मास रख देते हैं ऑन इट्स सरफेस, है ना। सो दिस इज द, लेट्स assume mass of earth is me, and mass of this object is a small m. Okay, so as we noted, mass of earth is 6 into 10 raised to power 24. So just find out, question number 1, find the force of gravitation between earth and mass. Earth and mass. Find the force of gravitation between earth and mass. क्वेश्चन एक बार और फिर से बता देता हूं। देखो, ये अर्थ है और अर्थ के सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसका मास दिया गया है m kg। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट जिसका मास है ये दिया गया है m kg, और मास ऑफ जो अर्थ है ये दिया गया है 6 into 10 raised to power 24। ओके, तो ये हो गया मास ऑफ अर्थ, और जो रेडियस ऑफ अर्थ है दैट इज अराउंड 6400 किलोमीटर। सो वी हैव टू जस्ट फाइंड what is the force of gravitation between earth and this mass. So quick,
जल्द से जल्द हमें बताइए व्हाट विल बी द सेंट्रल डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मास। हम लोग आर का वैल्यू क्या लेने वाले हैं, पहले ये बताइए, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। ओके, yes, figure correct. Now let's solve it. What will be the value of force? फोर्स का वैल्यू कितना आएगा? इससे मत घबराइएगा कि यहाँ पर m kg दिया गया है, कोई डेटा नहीं दिया है। अगर कोई डेटा नहीं भी दिया है तो पुट इट एज इट इज, अगर m है तो m ही लिखेंगे, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। जो फोर्स आएगा वो m के टर्म में आएगा। शिखर, अभी तो आपने ही तो आंसर दिया है कि जो r का वैल्यू होगा वो उसका रेडियस लेंगे। अभी पूछ रहे हो कि r क्यों? हाँ जी, अभी तुमने ही तो आंसर दिया है कि जो r का वैल्यू होगा उसको हम लोग r लेंगे। r कितना है? r है 6400 किलोमीटर ना, 6400 किलोमीटर। रेडियस इज डिस्टेंस, मतलब हाँ सेंटर डिस्टेंस, यस यस यस, हाँ यस, रेडियस विल बी सेंटर डिस्टेंस। देखो ना, ये मास है, ये ऑब्जेक्ट है। अब सरफेस के ऊपर अगर कोई m मास का रखा हो गया तो वो कितना छोटा होगा। मान लो कि अगर 1 किलोमीटर भी अगर उस ऑब्जेक्ट का सेंटर डिस्टेंस हो गया, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, मैक्सिमम जो डिस्टेंस है यहाँ पर वो कितना है? आई थिंक 8 किलोमीटर है एवरेस्ट का हाइट, करेक्ट ना? 8000 मीटर के आसपास, दैट इज 8 किलोमीटर। मास ऑफ अर्थ है 6 into 10⁻²4। तो मैं ये बोल रहा था कि ये इसका अगर जो हम लोग सेंटर डिस्टेंस यहाँ से कुछ मान भी लेते हैं 3-4 किलोमीटर, तो कहाँ 6400 किलोमीटर, कहाँ 4 किलोमीटर, दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं। 6400 प्लस 4 किलोमीटर कर भी लेते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना? इसलिए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? जितना इसका रेडियस है उतना ही हो जाएगा। दैट विल बी द r इक्वल टू 6400 किलोमीटर। हाँ, सो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होगा Fg, वो कितना हो जाएगा? g मास ऑफ ऑब्जेक्ट m इनटू मास ऑफ अर्थ me डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा? g का वैल्यू हो जाएगा 6.67 into 10 raised to power minus of 11 into 6 into 10 raised to power 24 into a small m divided by r स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 6400 किलोमीटर into 10 raised to power 3 का स्क्वायर। किलोमीटर को कन्वर्ट कर दिया मीटर में, करेक्ट? अब इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 6.67 को हम लोग लिख सकते हैं कितना? इसको एज इट इज रन दीजिए ना, 6.67 into 6 into 10 raised to power 24 into 10 raised to power minus 11 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10 raised to power plus 13 डिवाइडेड बाय 6400 को हम लोग लिख सकते हैं 6.4 into 10 raised to power 3 into 10 raised to power 3। 6400 को 6.4 लिख करके 10 raised to power 3 कर सकते हैं। अरे बाप रे, सीकर बहुत आ रहा है, नहीं देखते हैं। तो ये मेरे हिसाब से सीकर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। तो 10 raised to power 3 into 10 raised to power 3 कितना हो जाएगा? 10 raised to power 6, है ना? तो ये हो जाएगा 10 raised to power 6 डिवाइडेड बाय सॉरी इसका स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 6.67 into 6 into 10 raised to power 13 डिवाइडेड बाय
6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12। अब ये कैसे आ गया? 10⁻6 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये 10⁻12 में ही आएगा, है ना। और 6.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6.4 इंटू 6.4। आई होप ये क्लियर होगा। सो अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं तो यहां से 10⁻13 डिवाइडेड बाई 10⁻12 का वैल्यू हो जाएगा 10। सो रख देते हैं यहां पर 10। करेक्ट। अब चलिए ये जो वैल्यू होगा इसको आप सॉल्व करके देखिए, देखिए कितना आ जाता है। सॉल्व करके देखिए, जो फोर्स आ जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दैट विल बी द इतना इंटू m होगा ना, तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 6.4 इंटू m। इतना का वैल्यू के आसपास आना चाहिए। बताइए कैलकुलेट करके, कैलकुलेटर होगा ना तो इस्तेमाल करिए। बताइए 6.67 इंटू इसका वैल्यू कितना आ रहा है? शिखर आपका 10⁻⁻25 आ गया। वो चेक करिए कैसे आ गया, कहां पर गलत किए। आया क्या? हेलो, सब सो गए। 9.77, yes, okay, so that will be the approximate 9.77 m, a small m। क्लियर है ना? तो जो फोर्स होगा that force will be equals to 9.77 into m। ओके, नाउ अब हमें बताइए फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट फोर्स विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9.77 इनटू m। हाँ, यस। So this mass will be cancelled out and acceleration will be is equal to how much? 9.77 meter per second square। करेक्ट। और ये जो 9.77 है इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। So here it is a derivation of acceleration due to gravity g, that is 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट इज 9.8 या कह लीजिए अप्रोक्सीमेट 10। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? किसी को कुछ पूछना है? कैलकुलेशन में तो मास कैसे कटेगा? नहीं, देखिए हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस्तेमाल कैसे करते हैं? अब ये ऑब्जेक्ट है तो एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट पर निकालेंगे ना? नहीं पता। हमें एक्सेलरेशन किसके ऊपर निकालना है? इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकालना है तो इसी का मास लेंगे। अगर हमें एक्सेलरेशन अर्थ का निकालना होगा तो अर्थ का एक्सेलरेशन लेंगे, है या ना? अगर आप अर्थ का एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो आएगा अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻24 के आसपास, है ना? और आना भी चाहिए। जो हमारा ग्रेविटेशन का रूल है वो तो यही कहता है कि ये जितना फोर्स अर्थ के ऊपर लगा रहा है उतना ही अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा।
तो मन में डाउट ये आता है कि तो फिर ये डस्टर अर्थ को खींच क्यों नहीं रहा है ऊपर की तरफ। ऐसा लगता है ना, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगा रहा है तो दोनों एक दूसरे को खींच लेना चाहिए। अब अगर अर्थ डस्टर को नीचे खींच ले रही है तो डस्टर अर्थ को ऊपर क्यों नहीं खींच ले रहा है। मेरे भी दिमाग में यही आता है कि अगर अर्थ डस्टर को नीचे खींच रहा है तो ये डस्टर अर्थ को ऊपर क्यों नहीं खींच ले रहा है। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगा रहा है तो ये ऊपर कैसे खींच लेगा। क्योंकि देखो जो अर्थ है ये डस्टर के ऊपर जितना भी फोर्स लगा रहा है, ना 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 ना, ना शिखर, force is not greater, force is equal for in both the cases, acceleration is different in both the cases. For this duster acceleration will be approximate 10 meter per second square, while the acceleration of earth will be 10 raised to power minus of 24 meter per second square. बात क्लियर है क्या। सो फोर्स में डिफरेंस नहीं है, फोर्स दोनों पे बराबर लग रहे हैं, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ डस्टर इज लार्जर देन एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। एक्सेलरेशन इज डिफरेंट, यस। नहीं, अर्थ के फोर्स में एक्सेलरेशन ज्यादा नहीं होता है, फोर्स तो दोनों का सेम होगा। ड्यू टू द डिफरेंट इन मास ऑफ दिस डस्टर एंड अर्थ, एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंट, है ना। डस्टर का मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत कम होगा। इसलिए अर्थ का एक्सेलरेशन हमें नहीं दिखता है। अगर मान लीजिए कि अर्थ के पोजीशन में अगर चेंजिंग भी हुआ होगा तो वो हमें पता भी नहीं चला या चलेगा भी नहीं। क्लियर, पॉइंट क्लियर है क्या। है ना। तो जो फोर्स लगेगा डायट विल बी द इक्वल बट एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंट। शिखर बताइए क्या बताऊं फिर से, अनम्यूट करिए, लेट्स हैव अ टॉक। हाउ एक्सेलरेशन इज डिफरेंट। देखिए एक्सेलरेशन डिफरेंट कैसे हो सकता है। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है ना, इसका मास है 200 केजी और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 20 न्यूटन, और दूसरा मास है, इसका मास है 2 केजी और इस पर भी फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, सॉरी 20 न्यूटन। बताइए इसका एक्सेलरेशन कितना होगा और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। बोलो बोलो। दोनों के ऊपर फोर्स सेम लग रहा है 20 न्यूटन एंड 20 न्यूटन, लेकिन जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय 200, दैट विल बी अप्रोक्सीमेट 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट। और इसका कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों में से किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। हाँ जी, शुभम, नॉट 44,000 न्यूटन एंड 40 न्यूटन, ये तो फोर्स है। न्यूटन मतलब क्या है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ना। मैं फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैंने एक्सेलरेशन पूछा है। एक्सेलरेशन दोनों में से किसका ज्यादा है, इस ऑब्जेक्ट का कम है और इस ऑब्जेक्ट का ज्यादा है, तो सेम फोर्स के लिए हो गया ना एक्सेलरेशन अलग अलग। अब बताओ दोनों में से किसका मोशन आपको जल्दी दिखेगा, कौन जल्दी स्पीड पकड़ेगा, बताओ कौन जल्दी डिस्प्लेसमेंट करेगा, शिखर। दूसरा ऑफ कोर्स इसका मोशन आप देख सकते हो, इसका मोशन आपको समय लगेगा, है ना। द सेम वे इज विद द अर्थ एंड डस्टर आल्सो। डस्टर का एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका मोशन आपको दिख जाएगा, अर्थ का मोशन आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो प्रोसेस इतना स्लो है आपको पता भी नहीं चलेगा। पॉइंट क्लियर हुआ क्या। तो सेम फोर्स के लिए एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है इफ मास इज डिफरेंट। क्लियर, ओके। सो आज का क्लास यही तक रहेगा, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज यू विल लीव। क्लियर, चलिए, और किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है।
थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, आप लोग कुछ क्वेश्चन सेंड करता हूँ एनसीईआरटी का, ट्राई टू सॉल्व इट। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।